हाय एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। 2017 का जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम साइंस का। तो जो आज वाली वीडियो है इसमें हम 21 से लेके 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उन सब का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पे। तो अब स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन है जो इसके अंदर दो पार्ट हैं, क और ख। जो क है उसमें पूछा है पादप हार्मोन क्या है, और ख में है जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। पहले वाले में पूछा है पौधों के बारे में, दूसरे में पूछा है जंतुओं के बारे में। तो पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं। पादप हार्मोन पौधे के तने और जड़ के शीर्ष भागों पर विशेष प्रकार के रसायन संश्लेषित होते हैं जिन्हें पादप हार्मोन्स कहते हैं। मतलब जो कि पादप हार्मोन है वो पौधे के तने और जड़ में पाए जाते हैं, और तने और जड़ के भी शीर्ष भागों पे यानी टॉप पे, तने के ऊपरी हिस्से में और जड़ के ऊपरी हिस्से में एक तरह के केमिकल्स होते हैं, रसायन वहाँ पे बनते हैं जिनको हम पादप हार्मोन कहते हैं। तो ये कहाँ पे बन रहे हैं? तने और जड़ में बन रहे हैं। फिर वहाँ से ये पादप हार्मोन पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित होकर अपना प्रभाव डालते हैं। हार्मोन बन तो तने और जड़ में रहे हैं, लेकिन ये पौधे के और सारे भागों में पहुंचते हैं और वहाँ पे जाके अलग अलग इनका जो काम होता है वो करते हैं। हार्मोन का जो काम होता है पौधों में वृद्धि, दीर्घीकरण, पुष्पन यानी कि फूल आना, फिर फलों के विकास एवं परिपक्वन मतलब फल बड़े होंगे, फिर वो मैच्योर होंगे, इन सब पे हार्मोन का प्रभाव पड़ता है। पादप हार्मोन की कमी या अधिकता पौधों के विभिन्न भागों पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालते हैं। देखो, जैसे मनुष्यों में होता है, किसी हार्मोन का अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए तो भी बीमारियाँ हो जाती हैं, और कम होता है तो भी बीमारियाँ हो जाती हैं। इसी तरीके से पौधों में भी होगा। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन ये प्रमुख पादप हार्मोन समूह हैं। अगर पादप हार्मोन्स के नाम आए तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन ये इस तरह के पादप हार्मोन के एग्जाम्पल हैं। इसका सेकंड पार्ट है जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा जंतु हार्मोन के बारे में। जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन्स द्वारा होता है। रासायनिक समन्वय का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी काम होना होता है, कौन सी कोशिका को क्या काम करना है, कौन सी प्रोटीन बननी है, इन सब को कंट्रोल करने का काम हार्मोन्स करते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। या आपने पढ़ा ही होगा कि हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे एक तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। शरीर में इनका वितरण रक्त द्वारा होता है। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों से ये स्रावित होंगे, फिर ये रक्त के थ्रू, ब्लड के थ्रू शरीर के और भागों में जाएंगे। वहाँ पे जाके ये मैसेज लेके जाते हैं कि कौन सा काम होना है, किस कोशिका को क्या करना है। तो इसलिए इनको रासायनिक संदेशवाहक यानी कि केमिकल मैसेंजर कहते हैं, कि जिस कोशिका में जो मैसेज लेके जाना होता है ये वहाँ पे जाके उसके जो काम है कोशिका के उनको कंट्रोल भी करते हैं और समन्वय भी करते हैं कि क्या काम होना है, कब होना है। ये सब काम हार्मोन्स का होता है। ये धीमी गति से प्रक्रियाओं का नियमन करते हैं। मतलब बहुत फास्ट नहीं होते, इनकी गति बहुत धीमी होती है। इनका श्रावण निरंतर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जब जब ज़रूरत होगी तब तभी इनका श्रावण होगा, लगातार होता रहता है। और इसी इनकी भी कमी या अधिकता से अलग अलग रोग होते हैं शरीर में, जैसे पौधों में अभी हमने देखा। उसके बाद है हमारा 22वां क्वेश्चन। यहाँ पे एक परिपथ दे रखा है। इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो परिपथ का कुल प्रतिरोध और एक परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। आप देखो, जो ये परिपथ है इसमें यहाँ पे तो लगा हुआ है एक 5 ओम का प्रतिरोध, फिर इसके साथ यहाँ पे ये 15 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध हैं, ये एक दूसरे से समांतर क्रम में है। तो हमें यहाँ पे कुल प्रतिरोध निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे जो ये समांतर क्रम में दो प्रतिरोध लगे हैं इनका तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। उसके बाद जब हम इन दोनों का प्रतिरोध निकाल लेंगे तो जो ये पहले वाला प्रतिरोध है 5 ओम, ये और जो अभी हमने इन दोनों का निकाला, ये आपस में फिर श्रेणी क्रम के हो जाएंगे। क्योंकि ये पूरे का पूरा अभी जो ये समांतर क्रम में दो लग रहे हैं, फिर हमने इसका कुल निकाल लिया ना, तो ये जो पूरे का पूरा समांतर क्रम वाला है, दो है ये इस पहले वाले के साथ श्रेणी क्रम में है। तो पहले हम समांतर क्रम वाले का निकालेंगे। इसमें दो हमारे पास प्रतिरोध है, एक 15 ओम का है, एक 30 ओम का है। और हमें पता है कि जो समांतर क्रम में होते हैं प्रतिरोध, जब उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2। जितने भी हैं हम उनको 1/1 करके जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो प्रतिरोध हैं, तो हमारा हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/15 + 1/30, है ना।
भाई आर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध को आर से शो करते हैं ना, तो 1/r, इस R1 है मतलब पहले वाला प्रतिरोध 1/15 प्लस 1/30, 30 मतलब R2 दूसरे वाला प्रतिरोध। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 1/15 प्लस 1/30 को, ये 2 प्लस 1/30 हो जाएगा। 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, है ना। 15 दूनी 30, तो यहाँ पे ये 1 दूनी 2 हो जाएगा, और 30 ही कम 30, तो 1 ही कम 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3/30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/10 आएगा। जब 1/r इज इक्वल टू 1/10 है, तो r किसके बराबर होगा? r 10 के बराबर होगा ना। तो यहाँ से जो तुल्य प्रतिरोध है, ये दो प्रतिरोध है समांतर क्रम में, इनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम आएगा। अब इस पूरे का प्रतिरोध 10 ओम आ गया, यानी जो ये यहाँ पे लगा हुआ है ये 10 ओम का हो गया। अब इससे पहले 5 ओम का है, ये 10 ओम का है। इसका मतलब अब यहाँ पे दो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में, एक 5 ओम और एक 10 ओम। इन दोनों को श्रेणी क्रम में निकालेंगे। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है, तुल्य प्रतिरोध को R से शो करेंगे, और R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 जितने भी हैं ना, उनको सबको एक साथ जोड़ देंगे, तो श्रेणी क्रम में इस तरीके से प्रतिरोध निकलेगा। अब हमारा यहाँ पे श्रेणी क्रम का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू R1 क्या है? 5 ओम, R2 क्या है? 10 ओम। 5 और 10 को एक साथ जोड़ेंगे तो 15 ओम आएगा। तो ये हो गया इसका कुल प्रतिरोध, नहीं पूरे के पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया हमारा 15 ओम। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो कुल धारा निकालने के लिए हमें चाहिए एक तो विभवांतर और एक प्रतिरोध, क्योंकि धारा को हम शो करते हैं I से। I निकालने के लिए होता है V/R, धारा का ये सूत्र होता है। तो इसमें विभवांतर दे रखा है, देखो यहाँ पे ये लगी हुई है बैटरी 3 वोल्ट की है, और प्रतिरोध है 15 ओम। जो अभी हमारा कुल प्रतिरोध आया है उसको लेंगे, V की जगह 3 और R की जगह 15 रखेंगे। 15 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, और धारा को एम्पियर में शो करेंगे तो यहाँ पे कुल धारा हो जाएगी 0.2 एम्पियर। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे हमने समांतर क्रम में प्रतिरोध निकाला, फिर इसको श्रेणी क्रम वाले के साथ जोड़ के श्रेणी क्रम में निकाला, उसके बाद हमने इसमें धारा निकाली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो यह 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है, इसका कारण बताना है। तो पहले आप इसका उत्तर देखो कि जो एग्जाम में हमें उसका उत्तर लिखना है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि विक्षेपण होता क्यों है, आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगी। पहले यहाँ पे उत्तर देखो। किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, मतलब किस तरह का जो प्रकाश का जैसा रंग है, उसके अंदर प्रकाश के बहुत सारे रंग होते हैं, दिखता हमें वाइट है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे रंग होते हैं। तो जो अपवर्तनांक होता है कांच का, वो निर्भर करता है प्रकाश के रंग पे। जो ये अपवर्तनांक होगा कांच का, वो लाल रंग के लिए तो सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। जिस रंग का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा, उस रंग का विचलन उतना ही ज़्यादा होता है, और जिस रंग का अपवर्तनांक जितना कम होगा, उसका विचलन उतना ही कम होता है। तो लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम है, तो लाल रंग का विचलन भी सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग का सबसे अधिक है, तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक। जब कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। अब वो आधार की ओर तो झुकती है, विचलित तो हो जाती है, लेकिन होती क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जितने भी रंग है ना, हर एक जो कांच का अपवर्तनांक है वो अलग अलग है। जब वो अपवर्तनांक अलग अलग है तो उनका विचलन भी अलग अलग कोण पे होता है। अतः लाल रंग के प्रकाशीय किरण के आधार की ओर सबसे कम लाल रंग वाली जो होती है वो सबसे ऊपर रहती है, यानी सबसे कम विचलित होती है, सबसे कम झुकती है, और बैंगनी रंग की है वो सबसे ज़्यादा झुक जाती है। इस तरीके से जो ये व्हाइट लाइट है जब प्रिज्म में से गुजरती है तो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसा होता क्यों है। देखो यहाँ पे जो प्रकाश का वेग होता है वो बराबर होता है तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति, यानी दैर्ध्य कितनी और आवृत्ति कितनी है, अगर उनकी आपस में गुना करें तो हमें उससे प्रकाश का वेग मिलता है। प्रकाश का वेग को v से शो करते हैं, और तरंग दैर्ध्य को लैम्ब्डा से शो करते हैं, और आवृत्ति को न्यू से शो करते हैं। तो चाहे कैसा भी प्रकाश हो, उन सब की जो आवृत्ति होती है, जितनी भी प्रकाश किरण होंगी, उन सब की आवृत्ति सेम होती है, क्योंकि जो आवृत्ति होती है वो स्रोत पे डिपेंड करती है कि प्रकाश आ कहाँ से रहा है। सारे का सारा प्रकाश सूरज से आता है, तो आवृत्ति सबकी सेम होगी। इसलिए जो प्रकाश का वेग है वो डिपेंड करता है तरंग दैर्ध्य पे। अगर तरंग दैर्ध्य जितनी ज़्यादा, मतलब प्रकाश का वेग तरंग दैर्ध्य के बराबर होगा, जितनी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है उतना ही ज़्यादा प्रकाश का वेग होता है। तो अगर यहाँ से हम आवृत्ति हटा भी दें, क्योंकि आवृत्ति तो बराबर होगी सारी जितनी भी प्रकाश तरंगें होंगी सबके लिए,
तो यहाँ पे v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू बनता है। अगर हम यहाँ से न्यू हटा दें तो v बराबर हो जाएगा लैम्डा के। और हमें पता है कि अपवर्तनांक का सूत्र होता है n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। n का मतलब है अपवर्तनांक, c का मतलब है वायु में प्रकाश की चाल, और v का मतलब है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे कांच की बात कर रहे हैं तो कांच में प्रकाश की चाल। अब हमें यहाँ से भी पता चला है कि जो प्रकाश की चाल है या प्रकाश का वेग कहो वो तरंगदैर्ध्य के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे v की जगह हम लैम्डा भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर देखो वेग ज़्यादा होगा, हमें यहाँ से बात नज़र आ रही है कि जो अपवर्तनांक होता है वो वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। n इज इक्वल टू 1/v है ना, तो अपवर्तनांक वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर वेग है जो ज़्यादा होगा तो अपवर्तनांक कम होगा, और अगर वेग कम होगा तो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। तो अगर तरंगदैर्ध्य कम होगी, वेग भी कम होगा, वेग कम है तो अपवर्तनांक अधिक, और अपवर्तनांक अधिक है तो विचलन भी अधिक होगा। इसी तरीके से अगर तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है तो वेग भी ज़्यादा होगा, और वेग ज़्यादा होगा तो अपवर्तनांक कम हो जाएगा, और जब अपवर्तनांक कम होगा तो विचलन भी कम होगा। तो होता क्या है कि जो लाल रंग होता है ना, लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। जब तरंगदैर्ध्य अधिक होगी तो उसका वेग भी अधिक होगा, और वेग अधिक होगा तो लाल रंग में विचलन अपवर्तनांक कम होगा। अब जब अपवर्तनांक कम होता है तो विचलन कम होगा, इसलिए लाल रंग में विचलन सबसे कम होता है। देखो यहाँ पे लाल रंग सबसे टॉप पे है, ये बहुत थोड़ा सा झुकता है। लेकिन जो बैंगनी रंग है उसकी तरंगदैर्ध्य बहुत कम होती है, इसका मतलब उसका वेग भी बहुत कम होगा और अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा, तो विचलन भी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा विचलित होती है। इनकी जो वेग है उसी में अंतर की वजह से इनमें विक्षेपित हो जाती हैं अलग अलग कोण, अपवर्तनांक अलग अलग होता है इसलिए इनका विक्षेपण हो जाता है। इसके बाद है हमारा इसका सेकेंड पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, यानी जिस टाइम पे सूरज निकलता है तो वो रेड रेड क्यों दिखता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सूर्यास्त के समय, जैसे जब सनराइज होता है और सनसेट होता है, दोनों टाइम पे ऐसा ही होता है, वो रेड रेड दिखता है, उसका रीज़न बताना है। तो देखो क्या है यहाँ पे कि ये हमारा वायुमंडल है, वायु और सूरज यहाँ पे है, तो जब सूरज की किरणें यहाँ पे आएंगी पृथ्वी पे तो उनको वायुमंडल में से होके आना पड़ेगा, है ना। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर खड़े प्रेक्षक की आंख तक पहुँचने के लिए वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। जब वो वायुमंडल में आएंगी तो वायुमंडल में क्या है, वायु है, तो वायु के अणु प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि प्रकाश का विक्षेपण हो जाता है, इसी तरह से जब वो है वायु के अणु है वो वहाँ पे भी प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। तो जो छोटी तरंगदैर्ध्य की प्रकाश है, जैसे कि जो बैंगनी वाली है, उनका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, तो उनका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, और जिनकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है उनका प्रकीर्णन कम होता है। तो प्रातःकाल तथा सायंकाल यानी मॉर्निंग में और इवनिंग में जब सूर्य क्षितिज के समीप होता है, क्षितिज उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, तो जब वहाँ पे होता है सूरज तो प्रकाश की किरणों को वायुमंडल में बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पे जो सूरज होता है वो पृथ्वी से दूर होता है, जिससे अधिकांश नीला प्रकाश तथा अन्य छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। जिनकी तरंगदैर्ध्य छोटी छोटी है वो प्रकीर्णित हो जाता है और आंख तक नहीं पहुंच पाता, जबकि जो लाल रंग है उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, और भले उनको लंबी दूरी तय करनी पड़े, वो लाल रंग का जो प्रकाश है फिर भी वो हमारी आंखों तक पहुँच जाता है, तो उस टाइम पर हमें सूरज रेड दिखता है। इसका यही रीज़न है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो 23rd क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन में था क्या तो आप ये वाला कर लो या ये है यहाँ पे, अथवा में एक तो है नेत्र की संवेदन क्षमता से क्या अभिप्राय है, और एक और पार्ट है इसके अंदर। तो हम ये देखेंगे कि नेत्र की संवेदन क्षमता क्या होती है। देखो जो हमारी आँख होती है उसके अंदर लेंस होता है, उसको अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। तो अब क्या है, हम कोई चीज़ चाहे हम कितनी भी दूर से देखें या कितने भी पास से देखें तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है उसकी इमेज हमेशा हमारे रेटिना पे पड़ती है, रेटिना पे इमेज बनती है और हमें वो वस्तु दिखती है। तो क्या होता है जब कोई भी वस्तु देखो हमारे शरीर हमसे दूर होती है, अगर कोई भी वस्तु हमसे दूर है और हमें वो देखनी है तो जो हमारा लेंस होता है ना, ये यहाँ पे देखो अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है, मतलब इसकी जेली टाइप का होता है ये। तो जो इसकी वक्रता है उसको हम क्या, हमारी जो पक्षमाभी पेशियां हैं हमारी आंख के अंदर लेंस के आसपास पक्षमाभी पेशियां होती हैं, वो इसकी वक्रता को कुछ लिमिट तक ऊपर नीचे कर सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो जब इसकी वक्रता में चेंज होता है तो उसकी फोकस दूरी भी चेंज हो जाती है। जिस टाइम पे कोई चीज़ हमसे दूर होती है तो उस टाइम पे जो हमारी ये पक्षमाभी पेशियां हैं ये शिथिल हो जाती हैं, यानी लूज पड़ जाती हैं। तो हमारा लेंस जो अभिनेत्र लेंस है वो पतला हो जाता है। जब लेंस पतला होगा तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब फोकस दूरी बढ़ती है तो हमें दूर रखी वस्तु आराम के साथ दिख जाती है।
इसका मतलब है हमने इसकी फोकस दूरी बढ़ा दी। यहाँ पे जो ये है पक्षमापी पेशियां जब लूज हुई तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई और हमें दूर की वस्तु दिख गई। और जब कोई वस्तु हमारी आंख के पास होती है तो ये पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। इनके सिकुड़ने से जो लेंस है वो मोटा हो जाता है, जिससे उसकी वक्रता बढ़ जाएगी। वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी घट जाएगी, और फोकस दूरी घट जाएगी तो हमें पास रखी वस्तु दिख जाएगी। तो जो ये नेत्र की आंख की जो ये पावर है ना कि वो अपने फोकस दूरी को ऊपर नीचे कर लेता है, उसी को उसकी समंजन क्षमता कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है टिंडल प्रभाव क्या है। देखो बहुत सिंपल है। टिंडल प्रभाव आपने 9th में भी पढ़ा है विलियन वाले चैप्टर में, कि विलियन में जो टिंडल उसमें क्या कोलॉइडी विलियन होते हैं उनमें टिंडल प्रभाव होता है, तो वही है यहाँ पे भी। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। वायुमंडल में क्या होता है, धुआं होता है, बहुत सारी गैसें होती हैं, जल की बूंदें होती हैं, है ना। तो जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है, मतलब जो वायु में बारीक बारीक कण है, तो प्रकाश किरण पुंज ऐसे कणों से टकराता है तो उस प्रकाश किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। देखो आपने यहाँ पे जो ये पिक्चर है इस तरह से देखा होगा आपने जंगल में, या आपने किसी कमरे में हल्की हल्की रोशनी है उसमें जब आपने देखा होगा किसी होल से लाइट आ रही है, तो उसमें हमें उस लाइट में जो कण है धूल के वो ऊपर नीचे घूमते दिखाई देते हैं, है ना। उसी जो वही घटना है उसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कि वो क्या होता है कि जब ये प्रकाश किरण पुंज उन कणों से टकराएगा तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। जब ये कोलाइडी कण इस तरह का प्रभाव दिखाते हैं तो उस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से, अभी जैसे मैंने बताया किसी बारीक छिद्र से कोई पतला किरण पुंज प्रवेश करता है, हल्की सी लाइट आती है, तो वहां पे भी चीज देखी जा सकती है। और घने जंगल में भी जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो वहां पे भी हम देखो यहाँ पे जैसे पिक्चर में है ऐसे टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। उसके बाद है 24th क्वेश्चन, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का मतलब है वो अनवीकरणीय स्रोत जिनका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। मतलब हम उनको बार बार, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएंगे फिर से आ जाएंगे फिर से आ जाएंगे, तो उनको अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। अनवीकरणीय का मतलब ये है कि जो एक बार खत्म हो जाए हम उनको दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते और काफी लंबे टाइम से हम उनका यूज कर रहे हैं, तो उनको पारंपरिक स्रोत कहते हैं। जैसे कि लकड़ी एवं जल ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, ये सब क्या है, अनवीकरणीय स्रोत हैं। क्योंकि देखो लकड़ी है हम यूज करते हैं जंगल में लेकिन फिर से उग जाती है, लेकिन जिस लिमिट से हम यूज कर रहे हैं और जिस स्पीड से वो ग्रो होती है, ग्रो कम होती है, हम काट ज्यादा लेते हैं। तो अगर हम जिस हिसाब से लकड़ी को यूज करते जा रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, जंगल खत्म हो जाएंगे, तो कहाँ से आएंगी फिर, है ना। तो लकड़ी क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। लकड़ी प्राचीन काल से ही ऊष्मा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। पता है सबको, लकड़ी घरों में भी जलती है और जो हमारे कमर्शियल यूनिट्स होती हैं, घरेलू और व्यावसायिक दोनों लेवल पे लकड़ी को ईंधन की तरह यूज करते हैं। पवन एवं जल ऊर्जा, हालांकि जो पवन ऊर्जा है उसको हम अनवीकरणीय ऊर्जा नहीं कह सकते, लेकिन ये हमारी पारंपरिक ऊर्जा कहलाएगी, पवन एवं जल ऊर्जा, क्योंकि हम इसको हमेशा से लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं। कुछ सीमित कार्यों जैसे जहाज द्वारा सामान को ले जाने में पवन ऊर्जा का, जो पहले टाइम में जहाज चलते थे वो हवा की डायरेक्शन में ही तो चलते थे, जिस डायरेक्शन में हवा चलती थी, तो पवन ऊर्जा का यूज करते थे। लकड़ी के बड़े लट्ठों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहते जल की ऊर्जा का उपयोग किया जाता था। ऐसे जीवाश्म ईंधन है जिसमें कोयला और पेट्रोलियम आता है। यहाँ पे भी जब से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है और परिवहन क्षेत्र में क्रांति आई है तो इनका यूज बहुत तेजी से बढ़ा है। जीवाश्म ईंधनों को तापीय विद्युत संयंत्रों में जलाकर जल से भाप बनाते हैं। आपने देखा होगा जो पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ पे भी कोयले का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कोयले से बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ पे भी जीवाश्म ईंधन यूज होता है। उसके बाद है इसमें ऑप्शन में दे रखा है सेकंड, पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार आ चुका है, लेकिन ये लेंथी भी है काफी, पर हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, कोई भी इसको एक बार पढ़ के आराम से लिख सकता है। पारितंत्र होता क्या है, किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जैविक का मतलब होता है जो सजीव होते हैं, जिसमें आएंगे पौधे, जंतु और मनुष्य, तथा अजैविक का मतलब है निर्जीव, जैसे जल होता है, प्रकाश होता है, मिट्टी होती है, ये सब। इनका जो आपस में रिलेशन होता है, पारस्परिक संबंध जो इनका होता है, उसी को हम पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, तो पारितंत्र के मुख्य तो 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक का मतलब है जिसमें सजीव आएंगे और अजैविक का मतलब है जिसमें निर्जीव आएंगे। अब हम इसका वर्णन करना है, यानी डिटेल में बताना है। तो जो जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक में समस्त जंतु एवं पौधे जीव मंडल में जैविक घटक के रूप में पाए जाते हैं, जितने भी जंतु हैं पृथ्वी पे और जितने भी पौधे हैं। अब जो जैविक घटक हैं उसमें
तीन भाग होते हैं, एक तो होते हैं उत्पादक, एक होते हैं उपभोक्ता, एक होते हैं अपघटक। तो उत्पादक क्या होते हैं? देखो, जैविक घटक में सबसे पहले आएंगे पौधे। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषी पौधे होते हैं, तो हम उनको उत्पादक कहते हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन तैयार करते हैं और सारे के सारे जंतु डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पे ही डिपेंड रहते हैं, तो इसलिए पौधों को उत्पादक कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को यूज करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं। ये तो 6th 7th 8th में भी पढ़ी होगी, रिएक्शन 9th में भी पढ़ी होगी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, H2O जल के 12 जो अणु होते हैं वो मिल के ग्लूकोज बनाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और जल बाहर निकलते हैं। इसके बाद सेकेंड है उपभोक्ता। उपभोक्ता देखो, जो जंतु होते हैं वो अपने भोजन के लिए पौधों पे निर्भर होते हैं, इसलिए जंतु को उपभोक्ता कहते हैं, यानी कंज्यूमर। एक होंगे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जिन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, एक होंगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जिन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, एक होते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता जिन्हें टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं। देखो, ये सिंपल सी चीज़ है। प्राइमरी कंज्यूमर या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता उन्हें कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी होते हैं, यानी जो अपना भोजन सीधे सीधे पौधों से ही प्राप्त करते हैं। जैसे बकरी होती है, हिरन होता है, गाय भैंसें होती हैं, ये सब क्या है, सिर्फ ये शाकाहारी होते हैं, उनके बिल्कुल भी मांस नहीं खाते, तो ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वो होते हैं जो सिर्फ मांसाहारी होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता होगा, यानी जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनका शिकार करते हैं, जैसे कि सांप, मेंढक, गिरगिट, छिपकली, लोमड़ी, भेड़िया, बिल्ली, ये सब के सब क्या हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं, क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं, ये घास वगैरह नहीं खाते। जो शाकाहारी जंतु हैं ये उनको पकड़ के खाते हैं। फिर आते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। अब तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वो कहलाएंगे जो ये इसमें आएंगे, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होंगे ना, इनको पकड़ पकड़ के खाएंगे, और ये वो भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, और ये शाकाहारी भी होते हैं, दोनों तरह का खा लेते हैं, तो इनको सर्वभक्षी कहते हैं। उसके बाद आते हैं अपघटक। अपघटक होते हैं जीव मंडल के सूक्ष्म जीव, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं, इस तरह के जो जीव होते हैं वो सारे के सारे अपघटक कहलाते हैं। ये जब कोई भी उत्पादक है या उपभोक्ता है, जब उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं, तो ये उनके शरीर पे से अपना फूड लेते हैं, उनको गला चढ़ा देते हैं, तो इस वजह से इनको अपघटक कहते हैं। सेकंड है अजैविक घटक। ये तो जैविक घटक थे जो हमने पढ़े, उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। अब अजैविक घटक में सारे का सारा जो निर्जीव वातावरण है वो आता है। इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक घटक। अकार्बनिक तो देखो वो होता है जो जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, सल्फर, इन सब के लवण, जल और वायु, वायु का मतलब जो गैसें हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब के सब अकार्बनिक घटक कहलाएंगे। उसके बाद कार्बनिक वो होते हैं जो पौधे और जंतुओं के मर्त शरीर से मिलेगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब को हम कार्बनिक वाली कैटेगरी में रखेंगे। और भौतिक घटक में आएगा जैसे कि वायु, प्रकाश, ताप, विद्युत, मिट्टी, ये सब के सब भौतिक घटक में आएंगे। तो ये था हमारा पारितंत्र का। ये वाला क्वेश्चन लंबा था, अगर इससे पहले वाला देखें तो वो इतना लंबा नहीं था, लेकिन ये इजी था, इसको आप लिख सकते हो और आराम से इसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा 25th क्वेश्चन है, आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, उन सब का की परिवर्तन कैसे हो रहा है, हमने रासायनिक समीकरण लिखनी है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल क्या होता है, देखो एथे है, इसमें एथ का मतलब है 2 कार्बन, एन का मतलब है कि सारे सिंगल बॉन्ड है, और ऑल का मतलब है अल्कोहल, यानी उसमें क्रियात्मक समूह OH प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और इसके साथ लगा हुआ है OH, इसका मतलब भी क्या है, हमारा एथेनॉल है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, टोटल 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास। तो एक बॉन्ड पहले वाले कार्बन ने एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना रखा, बाकी 3 बॉन्ड पूरे करने के लिए इसके 3 हाइड्रोजन लगाएंगे यहाँ पे। जो सेकंड वाला कार्बन है इसका एक बॉन्ड पीछे कार्बन के साथ है, एक आगे ऑक्सीजन के साथ है, तो इसको 2 और बनाने, तो यहाँ ये 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो ये हमारा CH3CH2OH जो है ये हमारा एथेनॉल का सूत्र होता है। जब इस एथेनॉल की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं एजिटोबैक्टर की उपस्थिति में, तो इससे बनता है हमारा एथेनोइक अम्ल। अब जो ये एथेनोइक अम्ल है इसका सूत्र क्या होता है, एथेन ही आ रहा है इसमें भी, यानी एक कार्बन होगा और कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड होगा। देखो यहाँ पे इसका सूत्र लिखा हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है एसिड में। कोई भी जो हमारा अम्ल होता है, अम्ल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो C डबल बॉन्ड O और
OH ये होता है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया तो 3 हाइड्रोजन लगाएंगे इस पे, और ओइक अम्ल है तो उसका क्रियात्मक समूह यहाँ पे COOH लगा देंगे और जल अलग निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एथेनोइक अम्ल बन गया। सेकेंड है, फिर जो ये एथेनोइक अम्ल बना है इससे एस्टर बनाना है। तो क्या होगा, अभी हमने देखा एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है और एथेनॉल का क्या होता है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो उससे एस्टर बनता है। एस्टर का सूत्र होता है CH3COO C2H5। देखो इस तरीके से कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ से CH2 और CH3, ये एस्टर का सूत्र होता है। तो ये 2 हमारे पार्ट हो गए। इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट है एथेनॉल से एथीन। अभी देखा हमने एथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH होता है। इसकी भी जब गर्म सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं 443 केल्विन ताप पे तो एथीन बनती है। एथीन का मतलब है, देखो 2 एथ है तो 2 कार्बन, ईन का में डबल बॉन्ड है। देखो जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो एन होता है, यानी अगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ लगाएंगे और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाता है। अगर 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड के लिए ईन लगता है, यानी डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है तो एथेन, एथेन है ना, अगर वहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो वो एथीन हो जाएगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो आइन हो जाता है, यानी एथाइन हो जाएगा। एथीन वह है 2 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। 2 तो यहाँ पे बन गए, इधर भी फिर हमें 2 हाइड्रोजन लगानी पड़ेंगी। तो जब एथेनॉल की अभिक्रिया गर्म सांद्र H2SO4 से कराते हैं तो एथीन बनता है और जल बाहर निकल जाता है। फिर क्या करना है, एस्टर से एथेनॉल बनाना है। अभी हमने पीछे देखा एस्टर का सूत्र CH3COO CH2CH3 है ना। तो इसकी अभिक्रिया जब NaOH से कराते हैं, NaOH एक क्षार है, क्षार की उपस्थिति में इसका जल अपघटन कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है। सोडियम एसीटेट होता है, देखो यहाँ पे एस्टर ना CH3COO इतना ही रखो, इसमें से C2H5 हटा के उसकी जगह Na यानी कि सोडियम लगा दो। जब CH3COO Na बनेगा इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। और जो ये C2H5 बचा और यहाँ से जब Na हट गया तो OH बचा तो C2H5OH हो जाएगा हमारा एथेनॉल। एथेनॉल ही हमें बनाना था एस्टर से एथेनॉल। तो यहाँ पे ये रासायनिक समीकरण भी हो गई और ये 25वां क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इसके बाद के जो 5 क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद ये वाला जो हमारा पेपर है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।